देखो अब नया चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, AD&AS एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति। सबसे पहले हम अब, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, लेकिन थोड़ा आसान भी है ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखो ये सबसे पहले यहाँ पर AD की बात कर रहे हैं, समग्र मांग की, यानी कि एग्रीगेट डिमांड की। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड पढ़ी थी, तो डिमांड की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी एक वस्तु की वो मात्रा, ठीक है। यानी कि सिंगल कमोडिटी की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? सिंगल कमोडिटी की। कस्टमर सिंगल था या कस्टमर बहुत सारे भी थे? भाई सिंगल कस्टमर की डिमांड है तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो गई, व्यक्तिगत मांग हो गई। और अगर एक से ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड थी तो वो मार्केट डिमांड हो गई, बाज़ार मांग हो गई, ठीक है। क्योंकि वो माइक्रो था तो हम बात कर रहे थे छोटे लेवल पर, क्योंकि ये मैक्रो का पार्ट है तो हम बात करेंगे बड़े लेवल पर, ठीक है। मैक्रो में बड़े लेवल पर ही बात की जाती है। तो ये जो समग्र मांग यानी कि AD है, इसका फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपके कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, एक कमोडिटी नहीं, जितनी भी कमोडिटी, जितने भी सर्विसेज आपके कंट्री में क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब की डिमांड, एक कस्टमर की नहीं, सारे कस्टमर की, यानी कि गरीब से गरीब आदमी की, अमीर से अमीर आदमी की, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक की जो डिमांड है ना, वो सब डिमांड का टोटल क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? आपकी कंट्री में प्रोड्यूस जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, उन सब की टोटल डिमांड जो किसने की है? बाय ऑल दी कस्टमर्स इन एन इकनॉमी, या बाय ऑल दी कस्टमर्स, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी उसके ख़रीदार हैं, उन सब ने जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की है, वो उनका टोटल क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ सिर्फ एक कस्टमर या एक कमोडिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ सारे कस्टमर्स की और सारी ही कमोडिटी और सर्विसेज की, वस्तु और सेवाओं की बात की जा रही है। आई बात समझ में? तो ये एग्रीगेट डिमांड क्लियर है। अच्छा, अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, घटक जिसको हम बोल सकते हैं, एक है C, एक है I, एक है G और एक है X माइनस M। इनका मतलब क्या? ये जो C है, C, इसका मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो ये कौन से गुड्स पर होगा? कंज्यूमर गुड्स पर। कौन से गुड्स पर होगा? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली आपकी नीड्स को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। अनाज हो गया, कपड़े हो गए, फल सब्जियां, दूध दही, ये सब किस में आ रहे हैं? उपभोग व्यय में आ रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? ये करता है हाउस होल्ड। कौन करता है? हाउस होल्ड का मतलब है घरेलू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? घरेलू क्षेत्र, यानी कि हाउस होल्ड। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड सरकारी नहीं होता, हाउस होल्ड प्राइवेट होता है। क्या होता है? प्राइवेट। तो अगर हम और इसको अच्छे से कहें तो हम ये कहेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है ये? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी उपभोग व्यय। वो खर्चा जो कंज्यूमर गुड्स पर, उपभोग वस्तुओं पर किया गया, किसने किया? हाउस होल्ड ने, यानी कि घरेलू क्षेत्र ने। हम लोगों ने जो खर्चा किया वो C वाली कैटेगरी में आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, ठीक है। फिर आता है I। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट कभी कंज्यूमर गुड्स पर नहीं होती। ब्रेड खरीद लाए, 2 के अगर 10 पैकेट खरीद लाए तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो
कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट होता है मशीन खरीदना, और ये मशीनरी कौन सी कैटेगरी में आती है? कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? पूंजीगत वस्तुओं में। किस में आती है? पूंजीगत वस्तुओं में। तो अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सी कमोडिटी पर होगा? कैपिटल गुड्स पर। और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये करेगा कौन? फर्म। कौन करेगा? ये फर्म करेगा, यानी कि व्यापारिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? व्यापारिक क्षेत्र। तो ये है निजी निवेश व्यय, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये वो फर्मों के द्वारा कैपिटल गुड्स पर किया गया खर्चा है जो प्राइवेट सेक्टर की है। कौन से सेक्टर की है? गवर्नमेंट सेक्टर की फर्म नहीं है ये। यानी कि ये जो दोनों खर्चे हैं इसमें गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। ये प्राइवेट हाउस होल्ड, ये प्राइवेट फर्म्स की कैटेगरी में। क्लियर है वाली बात? तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कौन से गुड्स पर होगा? कैपिटल गुड्स पे, पूंजीगत वस्तुओं पे। किसने किया होगा? प्राइवेट फर्म्स ने। किसने किया होगा? प्राइवेट। फिर आता है जी, इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये सरकारी खर्चा है, और सरकार दोनों तरीके के खर्चे करेगी, कंज्यूमर गुड्स के भी, कैपिटल गुड्स के भी, उपभोग व्यय भी, पूंजीगत व्यय भी। सरकार के पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? रोड बना दिया, डैम बना दिया, ब्रिज बना दिया, स्कूल की बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, ट्रक खरीद रखे हैं, हथियार खरीद रखे हैं, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। उपभोग व्यय यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, ये सब गवर्नमेंट के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो दोनों तरीके की चीज़ों पर किया गया, कंज्यूमर गुड्स पर भी और कैपिटल गुड्स पर भी। और उसके बाद है एक्स माइनस एम। इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। ये हम क्यों शामिल कर रहे हैं यहाँ पर? देखो, हमने एडी का मतलब ये पढ़ा कि एडी का मतलब है कि हमारे कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी टोटल डिमांड। तो बाहर वाले नहीं कर सकते क्या उनकी डिमांड? कर सकते हैं ना। तो हम एक्सपोर्ट को ऐड कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ के भी तो कुछ लोग हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट तो उनकी सेल हुई ना, हमारी सेल थोड़ी हुई। तो इसलिए जो हमने इंपोर्ट किया वो एक्सपोर्ट में से क्या करेंगे? माइनस। तो काट पीट कर हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमारी कमोडिटी की डिमांड कितनी थी। क्योंकि अगर वो लोग इंपोर्ट नहीं करते तो वो कहाँ का सामान खरीदते? हमारे यहाँ का खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। और ये जो एक्सपोर्ट है ये बाहर वालों ने हमारे यहाँ का सामान खरीदा, तो ये तो हमारे लिए प्लस वाली साइड है, ये हमारे लिए माइनस वाली साइड है। तो हम इस एक्सपोर्ट में से क्या माइनस करेंगे? इंपोर्ट को माइनस करेंगे। इस एक्सपोर्ट में से क्या माइनस करेंगे? इंपोर्ट। इसका मतलब है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है वाली बात? तो एडी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि किसने किया? घरेलू क्षेत्र ने, हाउस होल्ड ने किया कंज्यूमर गुड्स पर। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो फर्म ने किया, प्राइवेट फर्म ने, कैपिटल गुड्स पर। जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट ने किया। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, दोनों ही तरीके गुड्स पर, कंज्यूमर गुड्स पर भी और कैपिटल गुड्स पर भी। और इसके बाद है नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ पर कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो एडी के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हम इससे डील करते हैं, इन दोनों से। इन दोनों का हमारे यहाँ पर लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे तो इसका मतलब वैसे तो एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हमारे लिए क्या है? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, जो हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। क्लियर है वाली बात? हमको ये नहीं पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, एडी के कंपोनेंट्स कितने हैं? 4 हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? सी और आई। ठीक है, चलो अब हम इसके डायग्राम, इसकी टेबल, आगे वो भी तो देखते हैं।
तो AD का फॉर्मूला हमारे लिए आ गया C प्लस आई। C का मतलब है कंजम्पशन, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, ये जो कंजम्पशन है ये आपकी इनकम पर ही तो डिपेंड करता है भाई, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना हम कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। अब इकोनॉमिक्स में इनकम को Y से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Y से। तो देखो अपन इनकम को 100 से बढ़ा रहे हैं। अभी जो तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी इनकम कितनी है? 0 है। तुम्हारा कंजम्पशन कितना है? 0 नहीं है। तुम्हारा कंजम्पशन 0 नहीं है। और तुम्हारा ही क्या, किसी का भी कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे हम भी हों। चलो आज हम कमा रहे हैं, मान लो कि कभी ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास कमाई ना हो 1 महीने के लिए, तो क्या उस 1 महीने हमारा कंजम्पशन नहीं होगा? होगा ना। बस ये हो सकता है कि जब कमाई थी तो हमारे दुनिया भर के और इधर उधर के खर्चे थे। जब 1 महीने के लिए कमाई नहीं थी तो हमने सबसे ज़रूरी हमारा खाना जो है उस पर ही खर्च किया होगा, बाकी हमने हमारे खर्चों को क्या कर लिया होगा? रोक लिया होगा। तो एक ऐसा खर्चा होता है जो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इनकम 0 होने पर भी वो रहेगा और इनकम के बढ़ने पर भी वो रहेगा। वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ और चीज़ों की वजह से खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन वो खर्चा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो 0 इनकम पर एक खर्चे का लेवल हमने मान लिया 40। कितना मान लिया? 40। ये खर्चा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी बताऊंगा कांस्टेंट कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ इनकम बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार 40 में ही सर्वाइव कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आदमी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करता है, जो सबसे ज़रूरी होती है वो ये रही। फिर अभी और भी कुछ नेसेसिटी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। जैसे इनकम बढ़ेगी उस पर भी खर्च करेगा तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर और इनकम बढ़ेगी तो और खर्चा करेगा। फिर और इनकम बढ़ेगी तो कंफर्ट की तरफ जाएगा। फिर और इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी की तरफ जाएगा। ऐसा ही होता है। तो देखो, इनकम 0 है, खर्चा 40 है। इस खर्चे को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो, इनकम बढ़कर 0 से हो गई 100। अब मैंने देखा कि यार 100 रुपये आए, मेरी बेसिक ज़रूरत तो किस में पूरी हो रही है? 40 में हो रही है, जो सब बेसिक में भी सबसे बेसिक है। अभी तो मेरी कुछ बेसिक ज़रूरतें भी रह गई है, तो मैं सबसे पहले इस पैसे को वहाँ खर्च करूँगा। लेकिन अब जो खर्चा मैं बढ़ा रहा हूँ ना, वो हर बार 80 से बढ़ा रहा हूँ। कितने से बढ़ा रहा हूँ? 80 से, एक फ़िक्स स्टैंडर्ड से। तो यहाँ होगा 120, फिर होगा 200, फिर होगा 280, 360 और 400, ठीक है। क्लियर है वाली बात? ऐसा क्यों होता है ये भी बताता हूँ। देखो, शुरुआत में जब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं, तो हम सबसे पहले खर्च करने के लिए तो हमको चाहिए वो मांग के लाएं, कुछ भी करें। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है ना, हम सबसे पहले अपने खर्चों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। फिर पैसा आया, फिर खर्चों की पूर्ति करी, जब तक हमारी नेसेसिटी पूरी ना हो जाए। फिर इनकम बढ़ी तो अभी भी हम खर्चा करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा बचाएंगे, क्योंकि अब हमारी बेसिक ज़रूरतें तो पूरी हो रही है। अब हम जा रहे हैं कंफर्ट की तरफ, आराम की तरफ। अभी तक हम पंखे में थे, अब हम कूलर लगा रहे हैं, ठीक है। तो खर्चा बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा खर्चा नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक बेसिक लेवल का खर्चा तो पुरानी इनकम से निकल ही रहा था ना। जो भी इनकम बढ़ी उसका कुछ पोर्शन हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। फिर हमने कंफर्ट लेवल गेन कर लिया, हम कंफर्ट लेवल पर आ गए। तो अब इनकम अगर बढ़ती है तो हम जाएंगे लग्जरी की तरफ। कूलर नहीं, एसी लगाएंगे। अब हम डिस्टेम्पर नहीं, प्लास्टिक पेंट करवाएंगे, वो भी एशियन का रॉयल 10,000 वाली बाल्टी करवाएंगे। अभी हम 3,000 वाली करवा रहे थे, अब हम 10,000 वाली बाल्टी करवाएंगे। अभी हम 10 वाली लेस की चिप्स खा रहे थे, अब हम 100 वाला डब्बा जो आता है ना चिप्स का, हम वो ठूसेंगे, ठीक है। अभी तक हम मानकर चलो कि वाइट वाली ब्रेड खा रहे थे, अब हम ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर देंगे। तो ये लग्जरी की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारा खर्चा बढ़ेगा। लेकिन
जब हम लग्ज़री की तरफ जाते हैं तो हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन हम सेव करने लग जाते हैं, क्योंकि कंफर्ट तो हो गया, लग्ज़री अब हर चीज़ में लग्ज़री थोड़ी लाओगे, कोई लेवल होगा कि भाई इन चीज़ों में हम थोड़ा सा लग्ज़री दिखाना चाहते हैं, तो बाकी पैसा तो हम क्या करना चाहेंगे, सेव ही करना चाहेंगे ना। तो जब आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, तब वो अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन खर्च करता है, और जब उसकी बेसिक ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाती हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है कंफर्ट लेवल, तो उसके बाद वो अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन क्या करने लगता है, सेव करने लगता है, बचाने लगता है। ठीक है, कंजम्पशन आ गया यहाँ पर, इनकम आ गई यहाँ पर। ठीक, एडी कैसे बनता है, सी प्लस आई नहीं है हमारे पास, तो आई भी हम बनाते हैं। देखो अब एक ख़ास बात, ये जो आई है ना, आई ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा ये भी सुनो। देखो हम निवेश क्यों करते हैं, कमाने के लिए। आज मान लो मैं बेरोज़गार, ठीक है, तो मेरे घर वाले कुछ तो सोचते होंगे मेरे बारे में कि भाई ये काम नहीं कर रहा, खाली बैठा है, तो कुछ तो इसको करवा कर दे। तो मैं कुछ ना कमाते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर लोन लेके, खुद के पैसे दे के, कुछ भी करके इन्वेस्टमेंट करवा दी और मेरे को बिज़नेस खुलवा दिया, जबकि इनकम तो मेरी कुछ भी नहीं थी, फिर भी इन्वेस्टमेंट हो गई कि नहीं होगी, हो गई। अच्छा, अब मान लो 4 महीने बाद से मेरे पास इनकम आने लग गई, तो क्या हर महीने इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, नहीं। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी, कितनी भी, कैसी भी इन्वेस्टमेंट डाल सकता है, चाहे उसके पास इनकम हो, नहीं हो, ज़्यादा हो, कम हो। ठीक है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट को क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट। क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट। तो हमने इन्वेस्टमेंट का एक कांस्टेंट लेवल ले लिया जो 0 पर भी 20 था और इनकम के बढ़ जाने पर भी। क्लियर है वाली बात। अब एडी कैसे बनता है, सी प्लस आई से। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर निकालते हैं एडी। कितना हो गया, 60, 140, 220, 300, 380 और 460। ये एडी बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल और उसके डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो डायग्राम देखना है इसका कि डायग्राम कैसा बनेगा। यहाँ ए डी, सी और आई, और यहाँ एक्स एक्सेस पे बनेगी इनकम। क्या बनेगी, इनकम बनेगी। ठीक है, अच्छा चलो इनकम की तो बात करते हैं बाद में, क्योंकि इनकम के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। तुम ये देखो, ए डी के कंपोनेंट, ए डी बनाना है, सी बनाना है, आई बनाना है। ये जो सी है, सी 0 इनकम पर, क्या ये 0 था, तो क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई एक्सेस से। कहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर है वाली बात। अच्छा, अब ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। अब इंक्रीज़ हो रहा है तो कर्व अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, अब अपवर्ड तो कर्व ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी हर बार बढ़ने की रेट क्या है, कांस्टेंट। ये हर बार कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 80 से इंक्रीज़ हो रहा है। हर बार कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 80 से। इसलिए ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, तो ये वाई एक्सेस से शुरू हो रहा है और स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बन गई। ये बन गया सी, है ना। अब क्या है, आई। क्या आई 0 पर 0 था, नहीं था, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई एक्सेस से। लेकिन ये तो 40 था और ये 20 था, तो आई जो बनेगा वो सी से ऊपर या सी से नीचे, नीचे। अच्छा, ये बढ़ रहा है क्या, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया आई, ये बन गया आई। फिर ये ए डी है, ए डी 0 पर कितना है,
60, तो ज़ीरो तो नहीं है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये y एक्सिस से बनेगा। कहाँ से बनेगा? क्लियर है? अच्छा, अब C से ऊपर या C से नीचे? ऊपर, क्योंकि C 40 था, ये कितना है? 60। अच्छा, अब ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने की रेट क्या है? 80 है, सेम है, तो इसलिए बढ़ेगा ऊपर की तरह स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर AD। ये क्या बन गया? AD बन गया। आई ये वाली बात समझ में? क्या बन गया? ये AD। ठीक है, अब देखो एक सबसे ज़रूरी ऑब्जर्वेशन कि ये जो AD और ये जो C है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये जो लाइन दिख रही है AD और C में, ये जो AD और ये जो C है, ये लाइन क्या है? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। पैरेलल क्यों होंगी? देखो, C और C तो कॉमन है, फ़र्क सिर्फ किसका है? I का, और I हमेशा क्या है? कांस्टेंट। अब देखो ना, देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है? जब दोनों के बीच का गैप क्या हो? सेम हो। AD कितना है? 60, C कितना है? 40। ठीक है, तो 60 और 40 में कितने का फ़र्क? 20 का। इन्वेस्टमेंट भाई दोनों में डिफरेंस का मतलब है AD में से अगर मैं C को घटा दूँ तो I बचेगा ना। कितना बचा? 20। 140 में से 120 माइनस करूँगा तो 20, 220 में से 200 करूँगा तो 20, 300 में से 280 करूँगा तो 20। यानी कि AD और C में जो गैप है वो हर बार 20-20 सेम है, और वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो हम ये कहेंगे कि AD और C के बीच का गैप इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए AD और C के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, इसलिए AD और C एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये डायग्राम आया समझ में? ठीक है, देखो C 40 था, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए y एक्सिस से स्टार्ट होगा और अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। उसके बाद I 0 नहीं था, वो भी y एक्सिस से स्टार्ट होगा, लेकिन वो अपवर्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो सीधा बनेगा। AD जो है वो भी 0 पर 0 नहीं था, 60 था, तो वो C से ऊपर बनेगा। वो भी हर बार बढ़ रहा था, वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, इसलिए वो भी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, और AD और C के बीच का गैप क्या है? इन्वेस्टमेंट, और वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, इसलिए AD और C यहाँ पर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, और ज़ीरो लेवल की इनकम पर होने वाला कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, मतलब स्वायत्त उपभोग होगा। ठीक है, इसके बाद ज़ीरो लेवल पर होने वाला, और ये इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये स्वायत्त निवेश होगा, यानी कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके अंदर AD के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, और AD के कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास और थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि उसमें कंजम्पशन फंक्शन के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।